Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली द हिंदू एनालिसिस बाय फोरम आईएएस। आज 27 मार्च है और 27 मार्च को हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि द हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया है। 2 टॉपिक आज का मैंने लिया है और 1 टॉपिक संडे के एडिटोरियल से मैंने लिया है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है आईएमएफ बेल आउट। आईएमएफ एक फाइनेंसिंग सपोर्ट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक साथ ही में बने थे। जो फंडामेंटल डिफरेंस है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में वो ये है कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट सपोर्ट फाइनेंस करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगर होता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना है, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है। तो वो जो फाइनेंस आता है वर्ल्ड बैंक से वो रिटर्न करना होता है विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हालांकि बहुत नॉमिनल रहता है, लेकिन जो आईएमएफ है ये फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक प्रिकॉशनरी फाइनेंस प्रोवाइड करता है कि कोई भी कंट्री अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रही है, वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई है, उसको एक तरह से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है कि एक समय अपना वो ले और धीरे धीरे वहां पे जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंप्रूव हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट वायबिलिटी इंप्रूव हो। तो इसके लिए आईएमएफ फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो कई सारे टूल्स है जिसके अंदर में आईएमएफ फाइनेंस प्रोवाइड करता है। देखिए, श्रीलंका को आईएमएफ ने अभी अप्रूव किया है $3 बिलियन का पैकेज। पाकिस्तान का $1.1 बिलियन का एक पैकेज है जो कि नेगोशिएशन चल रहा है इस पे, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। तो कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में जो बीओपी क्राइसिस हुआ था, तो श्रीलंका ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गया था इनफैक्ट, क्योंकि अपना जो एक्सटर्नल डेट था, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, उसको टाइमली रीपे नहीं कर पाया श्रीलंका, इसलिए उसको डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया। अब एक्सटर्नल डेट पेमेंट करने के लिए आपके पास फॉरेक्स रिजर्व्स होने चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे आएंगे? फॉरेक्स रिजर्व्स एक्सपोर्ट से आते हैं, टूरिज्म प्रमोशन से आते हैं, तमाम और रीजंस है फॉरेक्स रिजर्व के। लेकिन जो यहां पे बात हो रही है श्रीलंका की, तो श्रीलंका डिफॉल्ट घोषित हो गया और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था आईएमएफ से। पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे जो एक्सटर्नल उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लेस देन $3 बिलियन रह गया है। मींस की लेस देन 15 डेज का वो अपना इंपोर्ट फाइनेंस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट है। हम देखेंगे क्या कंडीशंस होते हैं कि क्या रीजंस होते हैं कि कोई कंट्री डिफॉल्ट की तरफ जाती है, ठीक है। तो जब भी आईएमएफ सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं वहां पे करेंसी क्राइसिस होती है, फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो जाता है, कंट्रीज अपना इंपोर्ट फाइनेंस नहीं कर सकती हैं। इससे कई सारे रीजन होते हैं। क्यों? देखें, पहली बात तो यह है कि फिस्कल, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में राजकोषीय पॉलिसी जो होती है। फिर है मॉनेटरी, यानी मुद्रा पॉलिसी। तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज कारण होती है किसी भी कंट्री में बीओपी क्राइसिस का। फॉर एग्जांपल, अगर हम फिस्कल की बात करें, आप देखिए श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका गवर्नमेंट ने मेजोरिटी में गवर्नमेंट आई, ऑलमोस्ट 3/4 मेजोरिटी के साथ आया और उन्होंने काफी अथॉरिटेरियन पॉलिसी इंप्लीमेंट की। तो जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स थे उनके एडवाइस को किनारे करके उन्होंने अपने हिसाब से इकोनॉमी चलानी शुरू की। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जो टैक्स था, टैक्स रेट घटा दिया। टैक्स रेट घटाया तो होगा क्या कि टैक्स बेस है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का वो कम हो जाएगा। अब देखिए कि यहां पे सब्सिडीज अफराद दी जा रही थी, कोई कंट्रोल नहीं था सब्सिडी के डिसबर्सल में। एग्रीकल्चर पॉलिसी इनकी बिल्कुल नाकाम रही। इन्होंने पूरा ये तय किया कि पूरे श्रीलंका को एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना है। उससे क्या होगा कि आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स चाहिए। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बाहर से आएंगे, महंगे होते हैं, और अचानक से इन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की तो एग्रीकल्चर पूरा इनका फेल हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स ये लोग बैन कर दिए, फार्मर यूज नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आसान नहीं था मिलना, चाइना से जो भी आया वो भी डुप्लीकेट माल था, ठीक है। तो कुछ फिस्कल पॉलिसीज थी श्रीलंका की, और भी कुछ कारण थे, जो नेचुरल डिजास्टर था, जैसे कोविड हो या टूरिज्म हुआ, ये भी रीजन थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ कारण थे कि टैक्स का, सब्सिडी का, एक अथॉरिटेरियन इकोनॉमिक पॉलिसी लाना इकोनॉमी में, ये कारण था। मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी कंट्री में जो वहां का सेंट्रल बैंक होता है वो उसके पास अथॉरिटी होती है करेंसी प्रिंट करने का। अब देखिए, सेंट्रल बैंक किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि उसको स्कीम्स को फाइनेंस करना है। गवर्नमेंट बोलेगी सेंट्रल बैंक को कि आप करेंसी प्रिंट करें और हमें दें। अब होगा क्या कि जो भी करेंसी प्रिंट होगा,
करेंसी इवेंचुअली इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, और जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो आपको बता दें कि इन्फ्लेशन और करेंसी रेट में, करेंसी के एक्सचेंज रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है। मींस कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट होगा, और अगर इन्फ्लेशन कम है तो करेंसी स्टेबल रहेगा या फिर अप्रिशिएट होगा। तो श्रीलंका में मैसिव इन्फ्लेशन हुआ। आप देखें टर्की में अगेन मॉनेटरी पॉलिसी में आता है इंटरेस्ट रेट कम करना। तो वहां पे टर्की में क्या हो रहा है कि तुर्की में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वहां पे इशू है। क्यों? क्योंकि वहां का जो इंटरेस्ट रेट जानबूझ के गवर्नमेंट ने कम रखा है। कई सारे वहां के जो गवर्नर थे सेंट्रल बैंक को, उनको रिजाइन करना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट फोर्स कर रही है सेंट्रल बैंक को कि आप इंटरेस्ट रेट कम रखें। इंटरेस्ट रेट कम रखने का मतलब यह है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। तो अब देखिए, अगर क्रेडिट फ्लो हो रहा है मार्केट में तो उससे क्या होगा कि अगेन पैसा फ्लो हो रहा है, सस्ते रेट पे पैसा जा रहा है मार्केट में, इन्फ्लेशन होगा, वहां पर भी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। तो तुर्की में भी ऑलमोस्ट 30 से 40% वहां पे इन्फ्लेशन है। तो कहने का मतलब यह है कि जो राजकोषीय और मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, ये मेजर रीजन होता है किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन का, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का। जब इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था लेट 80s में और अर्ली 90s में, उस समय भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था इंडिया में। अब देखिए, यह भी रीजन हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल इकोनॉमी का वो नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंपोर्ट तो जरूर करता है लेकिन उसके पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं है। ऐसा गुड नहीं बनाता जिसका मार्केट में डिमांड, एक्सपोर्ट मार्केट्स में डिमांड हो। तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट कम है। क्यों? क्योंकि फिस्कल पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन एक प्राइम कंडीशन है पाकिस्तान में उसके इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके। अगर पाकिस्तान एज ए कंट्री सिक्योर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है बाहर से, उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, कोई आपके यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान में वो एक रीजन है वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस का। अब देखें, ये तो हुआ डोमेस्टिक फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, कोविड। ठीक है, कोविड, क्राइस्ट चर्च अटैक इन श्रीलंका। देखिए, कोविड के चलते क्या हुआ कि टूरिज्म, क्राइस्ट चर्च जो अटैक था उसके चलते भी और कोविड के चलते भी जो टूरिज्म था वो कोलैप्स कर गया। ठीक है, टूरिज्म कोलैप्स कर गया। पाकिस्तान में भी रीजन है, पाकिस्तान में टूरिज्म वगैरह अच्छा है, जो उसका नॉर्थ वेस्ट रीजन है गिलगित बल्तिस्तान का, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, वहां पे टूरिज्म अच्छा होता है। तो टूरिज्म कोलैप्स कर गया। टूरिज्म कोलैप्स कर गया, इसका मतलब क्या है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो नहीं आएंगे फॉर वेरियस रीजंस, और नहीं आएंगे तो वो जब आते हैं तो डॉलर लेके आते हैं। वो डॉलर बैंक में जमा करते हैं और वहां की लोकल करेंसी लेते हैं, और ये जो डॉलर होता है ये एक्यूमुलेट होता है और इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने में इससे हेल्प लिया जाता है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी प्राइसेस मतलब कि क्रूड ऑयल का प्राइस। आप देखेंगे जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ था तो क्रूड ऑयल का प्राइस $90 पर बैरल से बढ़ के ऑलमोस्ट $140 पर बैरल पहुंच गया था ये। अब इससे क्या होगा? देखिए, फॉर एग्जांपल इंडिया अगर 6 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो वो, अब देखिए, ये ऑलमोस्ट डबल से भी, 1.5 गुने से भी ज्यादा हो गया। तो वो ऑलमोस्ट मोर देन 9 लाख करोड़ उसका जो एक्सटर्नल करेंसी है, जो डॉलर है, वो जाएगा। ठीक है, तो जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें 1.5 गुने रेट से डॉलर कम होगा। क्यों? क्योंकि जो क्रूड के लिए जो फॉरेन रिजर्व जा रहा है वो 1.5 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही आप देखें कि 2012-13 समय में भी जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल से ज्यादा थे। ठीक है, अब देखें कि मार्केट का सेंटिमेंट डिपेंड करता है कि आपके यहां इकोनॉमिक और फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है। आप कितना जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कितना आपके यहां बिजनेस इन्वायरमेंट कितना कंड्यूसिव है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये कारण है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि यूएस वगैरह में, अब देखिए कि यूएस में अगर वहां का फेड जो सेंट्रल बैंक है अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो होगा क्या कि जो डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज है वहां से जो डॉलर होता है वो फ्लो करता है वेस्ट की तरफ, यूएस की तरफ। अगेन जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होगा हमारा। तो कई कारण हो सकते हैं, डोमेस्टिक हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिप्लीट होता है। अब फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होगा तो क्या होगा कि कोई कंट्री अपना इंपोर्ट फाइनेंस नहीं कर पाएगी।
फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका अपना अपना जो वहां का राशन है, चावल गेहूं या फिर ये कहें जो वहां का एसेंशियल मेडिसिन है, वो भी फाइनेंस नहीं कर पा रहा था। तेल वहां पे नहीं मिल पा रहा था, तेल कुछ था भी तो बहुत महंगा था। इवेंचुअली इंडिया ने मदद किया शॉर्ट टर्म में, कुछ 3 या 4 या $4.5 बिलियन का इंडिया ने मदद किया। तो अगर आप इंपोर्ट अपना फाइनेंस नहीं कर पाएंगे तो आपकी, अगर आप, क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन है, सारी इकोनॉमिक्स इंटरकनेक्टेड हैं, सभी का कुछ स्पेशलाइजेशन है, वो चीजें वो एक्सपोर्ट करती हैं, किसी चीज वो डिसएडवांटेज है तो वो इंपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गया। तो अब क्या होगा कि आईएमएफ एक फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वहां का जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें स्टेबिलिटी आए, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो इंप्रूव हो। तो होता क्या है कि जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करती है तो वो अप्रोच करती है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को, ठीक है। तो जब भी कोई कंट्री आईएमएफ पास जाती है तो आईएमएफ कुछ कंडीशंस भी लगाता है, कुछ उसके पास टूल्स हैं जिससे वो फाइनेंस करता है, कुछ है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन करवाता है आईएमएफ, जिसमें कि जो वहां की जो इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म की बात की जाती है। जो कंट्री फाइनेंशियल सपोर्ट लेती है आईएमएफ से, वो एक कमिट करती है कि हम अपने यहाँ ये रिफॉर्म्स लाएंगे। तो आईएमएफ के पास लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। यहां पे ये मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लें। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जो मीडियम टर्म बीओपी क्राइसिस है उसको टैकल करने के लिए फाइनेंसिंग सपोर्ट आईएमएफ देता है। ये बीओपी क्राइसिस क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रक्चरल इश्यूज है इकोनॉमी में, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन है, कुछ ऐसी पॉलिसीज है वहां की जिसके चलते क्राइसिस हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल इंपोर्ट आइटम्स हो सकता है, मेडिसिन का शॉर्टेज हो सकता है। तो ये जो क्या कि मीडियम टर्म बीओपी क्राइसिस को टैकल करने के लिए होता है। तो इसका जो एंगेजमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो पैसा डिसबर्स करेगा आईएमएफ वो भी एक लंबे समय तक करेगा, मे बी 1.5-2 साल 3 साल तक करेगा आईएमएफ, और जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो भी लंबा होता है। ये हुआ पहला इंस्ट्रूमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ठीक है। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। ये क्यों होता है? इसको कोई कंट्री अपने यहां जो क्राइसिस है उसको मिटिगेट करने के लिए लेती है, ठीक है, या फिर क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए लेती है। लेकिन एक फर्क है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में और फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन में। फर्क यह है कि यहां पे जो कंट्री है उसका जो स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत वीक हो गया है, लेकिन यहां पे जो कंट्री लेगी उसका जो इकोनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है, उसके यहां ऐसी कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कंट्रीज लेती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी चिले ने लिया, ठीक, चिले ने लिया, साउथ अमेरिकन कंट्री, इसने $18 बिलियन का पैसा लिया, जबकि वहां का मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन फेयरली गुड है, ठीक है। अब देखें, अब एक ये है स्टैंड बाय एग्रीमेंट, सबसे ज्यादा लेंडिंग इसमें होता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म बीओपी क्राइसिस को लेकर होता है, मींस कि कुछ महीनों के लिए होता है या फिर 1 साल के लिए होता है। तो इसमें जो पैसा रिलीज होता है, ये देखिए, ये जो एंगेजमेंट होता है 12 महीने से लेकर 24 मंथ तक होता है, 1 से 2 साल तक के लिए। तो पैसा जो रिलीज होगा, जो रिपेमेंट करना होगा, वो 12 से 24 महीने का टाइम पीरियड होता है। अब ये क्यों होता है? ठीक है, ये भी अगेन एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कंट्रीज इसमें से पैसा लेती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अलग एक पैसा एलोकेट कर देता है आईएमएफ, लेकिन इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि कोई कंट्री जिसने पैसा मांगा है अंडर स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो पैसे को विड्रॉ करे या ना करे। चूंकि ये प्रिकॉशनरी मेजर के लिए है, तो अगर वैसी कोई कंडीशन खराब नहीं होती है तो वो पैसा विड्रॉ नहीं करेगी कंट्री। अगर कुछ उसको लगता है कि कुछ शॉर्ट टर्म बीओपी क्राइसिस हो सकता है तो पैसा विड्रॉ कर लेगी, ठीक है। तो ये 3 मेजर तरीके हैं जिससे कि आईएमएफ फाइनेंस करता है। और जो भी आईएमएफ से पैसा आता है वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के रूप में आता है, मींस कि एक ये बास्केट ऑफ करेंसीज का है ये, जिसमें कि डॉलर भी है, यूरो भी है, पौंड भी है, येन भी है, ठीक है, चाइनीज करेंसी भी है, सभी करेंसीज का एक बास्केट है। और इसमें अलग अलग रेशियो में कंट्रीज लेती हैं पैसा। सबसे ज्यादा कंट्रीज डॉलर में लेती हैं क्योंकि डॉलर सबसे ज्यादा डिमांड है इंपोर्ट फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। तो एसडीआर के फॉर्म में आईएमएफ बेल आउट करता है, लेकिन जब आईएमएफ आपको पैसा देगा तो ऐसे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसा वापस भी चाहिए। और अगर आपके यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सुधरा, आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं हुआ, तो पैसा उसको आप कैसे दे पाएंगे? अगर आईएमएफ को आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो आईएमएफ की और कंट्रीज को कैसे फाइनेंस करेगा, ठीक है।
आईएमएफ क्या करता है कि एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करवाता है आपसे, लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप डिटेल में बताते हैं कि आपके यहां जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ठीक है, इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसीज हैं, वो कैसे उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसीज में कैसे सुधार किया जाएगा। इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसीज क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल आईएमएफ आपसे ये कहेगा कि आप अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइए, टैक्स रेवेन्यू आप बढ़ाइए। टैक्स रेवेन्यू आप कैसे बढ़ाएंगे? लोगों के ऊपर जो टैक्स रेट है उसको आप बढ़ा देंगे। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आईएमएफ कहता है, आईएमएफ आपसे कमिटमेंट मांगता है रिफॉर्म्स का, ये बड़े हार्श होते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले 2-3-4-5 साल तक लोगों के लिए बहुत ये तकलीफदायक होता है। ठीक है, ये हो सकता है। ये कह सकती है कि गवर्नमेंट को अब नया करेंसी नहीं लेना है अपने सेंट्रल बैंक से, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन होगा। फिर आईएमएफ ये कह सकता है कि आपको एक्सटर्नल डेट नहीं लेना है। श्रीलंका के साथ क्या प्रॉब्लम थी? श्रीलंका का मेजर डेट चाइना का था। ठीक है, तो इस तरह से ओवर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फाइनेंस, इसके लिए भी जो सीलिंग लगाया जाता है आईएमएफ। ठीक है, और भी कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। आईएमएफ ये बोलेगा कि आप अपने यहां बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म करें। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म करें। आपके यहां गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए कहा जाएगा। गवर्नेंस, आप देखें कि इंडिया में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हुए, वो क्यों हुए? क्योंकि इंडिया को अब पैसा चाहिए था आईएमएफ से। आईएमएफ ने कंडीशन रखा कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करें। तो जो एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी हमारी कंट्री, ऑलमोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी, उसको ओपन करना पड़ा। कुछ चैलेंजेस थे उस समय। ठीक है, लेकिन ओवर टाइम इंडिया ने सिंसियरली इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया, गवर्नेंस रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया। तो हुआ क्या कि देखिए, इंडिया ने कब लिया था? 91-92 में लिया था। ठीक है, और होता क्या है कि ये जो पैसा होता है जिससे आईएमएफ फाइनेंस करता है, ये सारी कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज है आईएमएफ की, जो जिनके पास कैपेसिटी है कंट्रीब्यूट करने का, वही कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इंडिया ने 91-92 में सपोर्ट लिया आईएमएफ से, और बाय द ईयर 2002 इंडिया इतना कैपेबल हो गया था कि इंडिया फाइनेंस कर रहा था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को, मींस कंट्रीब्यूट कर रहा था वहां पे। तो इंडिया ने सिंसियरली रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लें। पाकिस्तान ऑलमोस्ट 21 से 22 बार आईएमएफ के पास जा चुका है बेल आउट के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे कमिटमेंट्स तो दिए जाते हैं लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। इस बार आईएमएफ काफी स्ट्रिक्ट है कि इंप्लीमेंट होगा तभी आईएमएफ उसको लोन डिसबर्स करेगा। इनफैक्ट उसके जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, लाइक सऊदी अरेबिया, कतर, चाइना, उन्होंने भी ये कहा है कि पहले आप जब भी कुछ होता था तो पाकिस्तान पहले इनको अप्रोच करता है। क्यों? क्योंकि आईएमएफ का जो पैसा आएगा उस पर कंडीशंस रहेंगी। एक हार्श इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेना पड़ेगा आपको, लेकिन जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं उनके यहां पैसा आसानी से मिल जाता है, कोई कंडीशन नहीं होता है। तो इन्होंने ये कहा कि पहले आप आईएमएफ के पास जाएं, वहां से पहले पैसा लाएं, तब हम आपको फाइनेंस करेंगे। क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि जब आईएमएफ से पैसा लाएंगे तो इनको रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे इकोनॉमिक इंप्रूव होगी, तभी ये लोग पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी तो पैसा वापस चाहिए। तो इन्होंने भी ये देखा कि पाकिस्तान बार बार सऊदी अरेबिया, चाइना के पास, कतर के पास जा रहा है पैसे लेने के लिए, लेकिन कभी पैसा रिटर्न नहीं हो पा रहा है। मतलब कि रिटर्न बहुत कम हो रहा है, जितना पैसा कंपेयर टू पाकिस्तान डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बायलैटरल क्रेडिटर्स ने भी कंडीशन लगा दिया कि पहले आप जाएं, आईएमएफ से पैसा लेके आए, तभी हम फाइनेंस करेंगे आपको हम बायलैटरल क्रेडिट देंगे। ठीक है, तो ये है बात आईएमएफ बेलआउट का। आईएमएफ बेलआउट आसान नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कंट्री सिंसियरली उसको इंप्लीमेंट करती है तो वो वहां पे जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आने वाले लंबे समय तक के लिए उसमें सुधार हो सकता है। ठीक है, ये था पहला डिस्कशन। जो दूसरा टॉपिक है वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स कि बाय यूज ऑफ फंगस, बैक्टीरिया, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है प्लास्टिक के कॉन्टेक्स्ट में, प्लास्टिक के प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए। इनफैक्ट देखें, प्लास्टिक एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है किसी भी कंट्री के लिए। इससे जो वेस्ट जितना हम लोग जनरेट कर रहे हैं, इसको टैकल करना। देखें, प्लास्टिक कब इन्वेंट हुआ था? 1907 में हुआ था बेल्जियम में। ठीक है, लेकिन बाय द टाइम वर्ल्ड वॉर II के बाद इसका यूज काफी तेजी से बढ़ा। क्यों?
क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग इजी था, यूज इजी था, वर्सटाइल था। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या हुआ कि जो जूट बैग्स थे उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि इससे पहले जूट प्रोडक्ट्स में आइटम्स को पैक किया जाता था, लेकिन प्लास्टिक के चलते जो जूट इंडस्ट्री है वो बंद होगी, ऑलमोस्ट बहुत कम होगी जूट इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो मीनेस है, जो ग्लोबल चैलेंज है उसको हैंडल करना, वो आसान नहीं रह गया है, क्योंकि इस स्केल पे हम लोग प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं, इंडिया का जो डाटा है, वो ये है कि इंडिया हर साल 3.5 बिलियन केजी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, और जो पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है वो पिछले 5 साल में डबल हो गया है। जिस तरह से इंडिया में मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, हम सभी चीजों के लिए मार्केट पे डिपेंड हो गए हैं, और सभी चीजों के लिए अब कोई नहीं करता कि पहले देखें लोग क्या करते थे, लोग अपना एक थैला और बैग लेके जाते थे घर से, वो बैग था कि जब भी बाजार जाना होगा तो वही बैग आता जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब लोग कुछ भी कैरी नहीं करते हैं, मार्केट में जाते हैं 10-20 प्लास्टिक लेके आते हैं, 10 सामान उनको लेना तो 10 प्लास्टिक लेके आएंगे और उसको फिर फेंक देंगे। तो ये जो एक तरह का कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड हमारा हो गया है, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है, तमाम तरह के पॉल्यूशन हमारे धरती को तबाह कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है 3.5 बिलियन केजी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहा है, पिछले 5 साल में डबल हो गया है। सिर्फ अमेजन की बात करें तो एक ओशियाना है, ये एक ओशियन एडवोकेसी ग्रुप है, ठीक है। ओशियाना ने ये कहा है कि अमेजन ने इन द ईयर 2021 जनरेट किया है 321 मिलियन केजी प्लास्टिक। जितना अमेजन ने जनरेट किया 321 मिलियन केजी प्लास्टिक, इससे धरती को 800 बार लपेटा जा सकता है। आप देख सकते हैं क्या एक्सटेंट है प्लास्टिक पॉल्यूशन का, प्लास्टिक वेस्ट का। इससे इंपैक्ट क्या होता है, कोई भी जो बड़ा प्लास्टिक है, देखिए प्लास्टिक को डिकम्पोज होने, खत्म होने में कई दशक लग सकते हैं, 50 साल 100 साल तक लग सकते हैं। होता क्या है, जब सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो माइक्रो प्लास्टिक्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि फेस वॉश आप यूज करते हैं, सनस्क्रीन आप यूज करते हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक सब कहां जाएंगे, ड्रेन के थ्रू रिवर्स में जाएंगे, रिवर्स के थ्रू ओशंस में जाएंगे, और कहीं जो उसमें जो लाइफ फॉर्म है वाटर में, वो उसको कंज्यूम करता है। हम क्या कंज्यूम करते हैं, फिश कंज्यूम करते हैं, और फिश के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। तो देखें, जो कोई भी बड़ा प्लास्टिक है, अगर ये एक बार समुद्र में चला गया, ओशन में चला गया, अब ये क्या होगा कि ये डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो या तो ये लैंड पे है या तो फिर वाटर बॉडीज में है, ये माइक्रो प्लास्टिक में डिसइंटीग्रेट होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जो माइक्रो प्लास्टिक है, इस पे अगर सनलाइट पड़ेगा, ठीक है, आपको मैं अगर फिर से ड्रॉ करता हूं, यहां पे देखें, यहां पे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ठीक है। इस पे क्या होगा कि अगर इस पे सनलाइट पड़ेगा तो सनलाइट के इंपैक्ट में ये क्या होगा कि दो काम करेगा ये। पहला, इस प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होंगी, ठीक है। दूसरा, जो हैवी मेटल कंटेंट है इसका, वो लीच होगा, हैवी मेटल उससे लीच होंगे। अब देखें, ये तो खैर एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। जो हैवी मेटल रिलीज होगा, तो देखें जो सॉइल पे माइक्रोप्लास्टिक है, ठीक है, तो इस सॉइल को पॉल्यूट करेगा। जो ओशन में माइक्रोप्लास्टिक है, वो उसको कंज्यूम करेंगे, जो फिश हैं या फिर और भी जो लिविंग बींग्स हैं ओशंस में। सॉइल में क्या होगा, फूड का प्रोडक्शन होता है, या फिर ओवरऑल सॉइल को भी पॉल्यूट करेगा, फर्टिलिटी उसकी कम होगी ओवर टाइम। ओशंस में जो फिश हैं वो उसको कंज्यूम करेंगे। फूड और फिश दोनों कौन कंज्यूम करता है, ह्यूमन, ठीक है, हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो होगा क्या कि हमारी बॉडी में भी अब प्लास्टिक के ट्रेस पाए जा रहे हैं, इंसान की बॉडी में प्लास्टिक के ट्रेसेस अब पाए जा रहे हैं, ठीक है। काफी सारी रिवर्स पॉल्यूट हो जा रही हैं। साउथ अफ्रीका की एक रिवर है, उसका नाम है ग्यूटेंग। ग्यूटेंग रिवर में माइक्रोप्लास्टिक के मेजर कंटेंट सब पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी कंट्रीज ने कुछ न कुछ स्टेप ले रही हैं, ठीक है। खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको एलिमिनेट करने के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक मीन्स कि फॉर एग्जांपल आप स्ट्रॉ का यूज करते हैं जब भी कुछ ड्रिंक पीना होता है, तो वो एक सिंगल यूज प्लास्टिक है।
जो लोग सब्जी वब्जी लाते हैं, एक पतला प्लास्टिक होता है, उसको लाने के बाद फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता है अब, ठीक है, वो सिंगल प्लास्टिक होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में सिंगल प्लास्टिक को बैन कर दिया, ठीक है। और इन्होंने एक नेशनल डैशबोर्ड भी बनाया कि जो एलिमिनेशन है वो मतलब कि जो स्टेक होल्डर्स है उनको इन्वॉल्व करके जो एलिमिनेशन उसका ट्रैक रखा जाए, ठीक है, क्या स्टेटस उसको अपडेट किया जाए। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने उसको सिंगल यूज प्लास्टिक को पहले बैन किया, फिर नेशनल डैशबोर्ड बनाया कि उसको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट किया जा सके। गवर्नमेंट ने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 का, उसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया है गवर्नमेंट ने। इट मींस कि जो प्रोड्यूसर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्शन का, कि अगर अमेजन 3.21 मिलियन केजी जनरेट कर रहा है इंडिया में, हालांकि ये अमेजन का जो डाटा है वर्ल्ड के लिए है, तो अगर अमेजन जनरेट कर रहा है मेजर वे में प्लास्टिक वेस्ट का, तो अमेजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कलेक्शन भी, ठीक है। तो सोर्स पे सेग्रीगेशन, उसका कलेक्शन, प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल, जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं उनको स्टेब्लिश करना, तो गवर्नमेंट ने कई सारे इंतजाम किए हैं। बट स्टिल जिस पेस से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उस पेस से हम उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उस वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होगा, अब देखिए एक टेक्नोलॉजी आई है जो मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस किया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो है ये यूके का एक इंस्टीट्यूट है, इंपीरियल कॉलेज लंदन में, और एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप का नाम है पॉलीमेटेरिया। इन्होंने दोनों ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया है। इस टेक्नोलॉजी में क्या है, जब प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया जाएगा। मींस कि जिस तरह से फूड होता है, फूड का एक टाइम पीरियड होता है, इतने समय तक ये फ्रेश रहेगा, उसके बाद थोड़ा खराब होगा, उसके बाद वो डिकम्पोज होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें एक प्री प्रोग्राम्ड जो टेक्नोलॉजी है, जो प्लास्टिक में क्या करेगा कि प्री प्रोग्राम टाइम लाइन उसमें सेट कर देगा। मींस कि जो प्लास्टिक इस टेक्नोलॉजी की यूज से बनाया जाएगा वो ऑलमोस्ट वो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो प्लास्टिक आप लाए, इस प्लास्टिक को यूज किए, उसके बाद क्या होगा कि एक समय के बाद जब इसका एक्सपोजर होगा तो ये बायो अवेलेबल वेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बायो अवेलेबल वेक्स, ठीक है। और बायो अवेलेबल वेक्स जो है ये फंगी का इस्तेमाल करके, फंगस का इस्तेमाल करके इसको जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा वाटर में, बायोमास प्लास्टिक में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप देखेंगे CO2, वाटर और बायोमास, जो बायोमास इसका एंड प्रोडक्ट होगा उसमें कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं रहेगा, क्योंकि जनरली जो ये प्लास्टिक जमीन पे होते हैं या ओशंस में पानी में होते हैं, जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो ये माइक्रो प्लास्टिक जनरेट करते हैं, लेकिन इसके डिकम्पोजिशन में माइक्रो प्लास्टिक नहीं रहेगा। तो पहली बात मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्लास्टिक सस्टेन कर पाएगा इन्वायरमेंट में। जब उसका एक टाइम के बाद एक्सपोजर होगा तो वो ऑटोमेटिकली बायो अवेलेबल वेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर टर्न हो जाएगा इनटू CO2, वाटर एंड माइक्रोप्लास्टिक। तो सबसे बड़ा फायदा इसका क्या हो सकता है, सबसे बड़ा इसका फायदा मिल सकता है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है या फिर जो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इन दोनों इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है इस तरह के प्लास्टिक का, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है ये इन्हीं दो इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। तो ये थी बात प्लास्टिक पोल्यूशन के मीनेस को टैकल करने की। जो तीसरा टॉपिक है आज का वो है जॉनसन एंड जॉनसन ने एक पेटेंट एप्लीकेशन अप्लाई किया था इंडियन पेटेंट ऑफिस में। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जो इन्होंने पेटेंट अप्लाई किया था, बेसिकली जॉनसन एंड जॉनसन एक ड्रग प्रोड्यूस करती है बेडाक्विलिन, ठीक है। बेडाक्विलिन एक सॉल्ट से बनता है, सॉल्ट का नाम है क्विनोलिन, ठीक है। तो इस दवा को अराउंड 2002 के अराउंड इसको पेटेंट कराया गया था। यह दवा यूज किया जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के ट्रीटमेंट में, क्योंकि इंडिया में टीबी के सबसे ज्यादा केसेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट भी बनाया है कि बाय द ईयर 2025 सारा जो टीबी उसको एलिमिनेट कर देना है। इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को टैकल करना, ट्रीट करना और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ट्रीट करना, ठीक है। तो ये जो दवा है ये MDR टीबी के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इसमें जो सॉल्ट यूज होता था वो था क्विनोलिन,
लेकिन जॉनसन जॉनसन ने क्या कहा कि उन्होंने क्विनोलिन का एक डेरिवेटिव सॉल्ट बनाया है, उसका नाम है फ्यूमारेट। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि चूंकि हमने इस सॉल्ट का नया डेरिवेटिव सॉल्ट बनाया है, क्विनोलिन का एक नया डेरिवेटिव हमने बनाया है, तो हमारा जो पेटेंट है वो रिन्यू होना चाहिए। हमने कुछ नया इन्वेंशन किया है, वो जो इन्वेंशन है, ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल इनोवेशन है, इसको जो है अगले 20 साल के लिए फिर से पेटेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, ग्राउंड क्या है कि हमने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उसको फाइनेंस किया है, पैसा उस पर खर्च किया है, तो बेडाक्विलिन के सेल से जो इनका रेवेन्यू है वो मेंटेन रहे, उसके लिए इन्होंने फिर अगले 20 साल के लिए पेटेंट मांगा था, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। उसको हम देखेंगे क्यों रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, पहले हम देख लें कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता क्या है। देखें, टीबी के ट्रीटमेंट में एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो जनरली जो पहली बार जिसको टीबी होता है, वो जब दवा के लिए जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, उसको जो दवा दिया जाता है वो दिया जाता है आइसोनियाजाइड और रिफेम्पसिन। ये होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और मेजॉरिटी ऑफ लोगों का इसी दवा से टीबी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इससे ठीक नहीं हुआ, फिर क्यों ठीक नहीं हुआ? क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है टीबी का, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर वो 6 महीने या 9 महीने का ट्रीटमेंट है, तो एक भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आया, चाहे एक दिन का अगर हम छोड़ दें, अगर कोई दवा ट्रीटमेंट ही कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है, चाहे उसको ठीक से जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था, अगर वो ट्रीटमेंट ब्रेक हो गया, बीच में गैप हो गया, तो जो बॉडी है, जो टीबी हमारे जो पेशेंट की बॉडी में, वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन से उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब देखें, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो एमडीआर टीबी का जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट 24 महीने का है, और उसका कोई गारंटीड ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो जो जॉनसन एंड जॉनसन ने जब बेडाक्विलिन इनोवेट किया, ये अभी हाल ही इन्होंने 2018-19 में इनोवेट किया था इसको, तब ये मार्केट में आया था, WHO ने प्रिस्क्राइब किया था इसको। तो अब क्या होगा कि अब ये जो दवा है ये ट्रीट करेगा एमडीआर टीबी को। ठीक है, फिर होता है कोई अगर पेशेंट अगर जो एमडीआर टीबी के दवा को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है उसका, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, तो इन दवाओं का कोई असर नहीं होता, किसका? आइसोनियाजाइड और रिफेम्पसिन का। इसके अलावा जो एक्सडीआर टीबी है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये भी एक दवा है एमडीआर टीबी के ट्रीटमेंट में, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स इसको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है एक्सडीआर टीबी। एक्सडीआर टीबी एक बहुत ही डेडली डिसीज है। ठीक है, इंडिया में जो 2017 का डाटा है उसके हिसाब से 2650 लोग पीड़ित हैं एक्सडीआर टीबी से, और एमडीआर टीबी से ऑलमोस्ट 1.25 लाख लोग इंडिया में हैं। ये है डाटा 2021 का। तो हुआ क्या है, कोविड आया, कोविड के चलते जो नॉर्मल हेल्थ सिस्टम था वो फेल कर गया, या फिर एक कोलैप्स कर गया। जिन लोगों का दवा चल रहा था तो उनको दवा नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था, दवा टाइम से नहीं मिल पाया। तो इसके ब्रेक की वजह से भी, जो बीच में गैप हो गया, उसकी वजह से भी लोगों ने एमडीआर टीबी डेवलप कर लिया है। इंडिया में जो एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी का जो बर्डन है दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेजर वे में फोकस किया है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। अब देखें, अब ये जो, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट की बात है। यहाँ पे जो टीबी होता है ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो जो टीबी होता है ये आपके लंग्स में भी हो सकता है, लेकिन ये लंग के अलावा और भी अदर ऑर्गन्स में भी हो सकता है। लेकिन ये जो देखें, अब इसका ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो टाइमलाइन है, जो फ्रीक्वेंसी है दवा खाने का, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ये जो दवा है बेडाक्विलिन, ये ट्रीट करता है किसको? एमडीआर टीबी को। ठीक है, एमडीआर टीबी को। और इसका जो कोर्स है, कोर्स 24 हफ्ते का है, यानी 6 महीने का है। तो 2 महीने डोज ज्यादा रहता है, फिर 2 वीक डोज ज्यादा रहता है, लेकिन बाकी जो 22 वीक है उसमें डोज कम कर दिया जाता है।
लेकिन यही अगर ऐसा ना हो तो 9 से 24 महीने लग सकते हैं टीबी के ट्रीटमेंट में। तो कहने का मतलब ये है कि जो दवा का इफेक्टिवनेस है, जो ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस है वो बढ़ गया है, जो टाइम पीरियड है ट्रीटमेंट का वो कम हो गया है बेडाक्विलिन के आने से। लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, लेकिन वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है डिस्कस करना, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जो पेटेंट है वो रिजेक्ट क्यों हुआ, पेटेंट को रिजेक्ट क्यों किया गया। देखें, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का एक काफी पॉपुलर सेक्शन है, सेक्शन 3D। इसका कहना यह है कि अगर कोई दवा पहले से पेटेंटेड है, कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी दोबारा से उसको पेटेंट उसका रिन्यू करने के लिए, तो ये एक्ट ये कहता है, सेक्शन 3D ये कहता है कि जो हेल्थ आउटकम है इस नए इनोवेशन का, वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा होना चाहिए, जो थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सब्सटेंस है, यानी यहां पे जो अगर हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, सॉल्ट यानी किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बेडाक्विलिन के सॉल्ट की। तो बेडाक्विलिन की जो सॉल्ट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए सिंपली किसी चीज का मिक्सचर है, और डेरिवेटिव जैसी चीजों का, डेरिवेटिव क्या एक तरह का एडमिक्सचर ही है, ठीक है। तो इस तरह के पेटेंट को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है, डिसअलाउ करता है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स भी थे, कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी थे, ठीक है। कुछ तो सर्वाइवर्स है टीबी के, एमडीआर टीबी के, उन्होंने अपोज किया, पेटेंट ऑफिस में अपना काउंटर क्लेम फाइल किया। उनका कहना यह था कि जो मेथड है, जिस मेथड से फ्यूमारेट जो सॉल्ट उसको प्रोड्यूस किया गया है, वो एक ऑब्वियस है, पहले से पता है कि क्या मेथड है प्रोड्यूस करने का, कोई नया टेक्निक नहीं है, कोई नया केमिकल फॉर्मूला, कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं केमिकल फॉर्मूला में कि इस फ्यूमारेट में कंपेयर टू जो पहले वाला सॉल्ट था क्विनोलिन, ठीक है, पहले वाला सॉल्ट था क्विनोलिन। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो स्टेप था, जिस स्टेप से फ्यूमारेट को बनाया गया, ये कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं था, ठीक है। जो डेवलपर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, उनको पहले से सब टेक्निक भी पता था, ठीक है, और जो आर्ट है प्रोड्यूस करने का वो भी ऑब्वियस था। ऐसा नहीं था कोई एक नया तरीका इजाद हो गया जिससे कि नई दवाई बनाई जा रही हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि जो पहले का पेटेंट है, जो पहले की दवा है, उसी से इसको सिग्निफिकेंट, उसी का एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्टेप हेड है या फिर एक तरह से डेरिवेटिव है। कहने का मतलब यह है कि कोई नया इसमें स्टेप नहीं है, नया इसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है, केमिकल जो कॉम्बिनेशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। जो इसका हेल्थ इंपैक्ट है, ऐसा नहीं कि अगर 6 महीने का टीबी 6 महीने ट्रीटमेंट कर रहा है बेडाक्विलिन तो 3 महीने ट्रीटमेंट होगा, या फिर जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो कम हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि कोई बहुत बड़ा थेराप्यूटिक एडवांटेज इस दवा का नहीं था। इसी ग्राउंड्स पे इंडियन पेटेंट ऑफिस ने इसको डिक्लाइन कर दिया पेटेंट रिन्यू करने से। अब पेटेंट अगर रिन्यू नहीं हुआ तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? पहला इंप्लीकेशन कि इंडिया में जितने भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स हैं उनके लिए दवा सस्ती हो जाए, क्योंकि दवा बहुत महंगी थी। दवा अगर सस्ती होगी, पहली बात यह है कि देखें, अगर पेटेंट रिन्यू नहीं किया गया तो उस केमिकल फॉर्मूले को अब जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर्स अब उसी फॉर्मूले का यूज करके सस्ती दवा बना सकते हैं। और जो दवा जेनेरिक दवाई होती है वो ऑलमोस्ट 80 to 95% सस्ती होती है जो अभी की दवा है। फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे बेडाक्विलिन है, ठीक है, जो बेडाक्विलिन का ट्रीटमेंट का कॉस्ट है 6 महीने का, वो है $400 पर पेशेंट फॉर 6 मंथ, यानी कि लगभग अभी के एक्सचेंज रेट से 2.5 लाख रुपए। तो बहुत लोगों की रीच से ये बाहर है ट्रीटमेंट, पहली बात। अब क्या होगा कि इसका जेनेरिक वर्जन मार्केट में आएगा, जेनेरिक वर्जन सस्ता होगा। अगर जेनेरिक वर्जन जब सस्ता होगा, जैसे कि ल्यूपिन वगैरह हैं जो मेजर जेनेरिक प्रोड्यूसर्स हैं, जेनेरिक वर्जन आएगा तो क्या होगा कि अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर जो है एक्सेसिबिलिटी लोगों की बढ़ जाएगी, लोग खरीद पाएंगे इसको। अगर सस्ता हो जाए, अवेलेबल हो जाए, एक्सेस हो जाए इस दवा का, तो होगा क्या कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है एलिमिनेटिंग टीबी बाई 2025, उसको अचीव करने में काफी हेल्पफुल होगा ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इसका एक एवरग्रीनिंग टर्म यूज किया जाता है कि कोई भी कंपनी अपने पुराने ही दवा का उसमें माइनर ट्वीक करके, कुछ छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करके ये कह रही है कि अपना एक नया इन्वेंशन क्लेम कर रही है कंपनी।
इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग। एवरग्रीन करना मतलब कि सेम पेटेंट, सेम ड्रग को का पेटेंट रिन्यू कर देना, कि उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कंटिन्यू रहे, एज इट इज मेंटेन रहे, मार्केट शेयर उनका बना रहे, मार्केट डोमिनेंस उनका बना रहे। तो देखिए ये जो टॉपिक है एवरग्रीनिंग वाला, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक कंपनी थी, उन्होंने ग्लिवेक एक दवा बनाया था, नोवार्टिस कंपनी का नाम था, ठीक है, नोवार्टिस ने ग्लिवेक एक दवा बनाया ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए, ग्लिवेक। इन्होंने ये कहा कि जो इन्होंने नया तरीका इजाद किया है ग्लिवेक में, वो क्या है कि वो जो इसका एब्जॉर्प्शन इस दवा का ब्लड में वो इंप्रूव हो जाता है। लेकिन इंडियन पेटेंट ऑफिस ने इसको डिनाई कर दिया पेटेंट रिन्यू करने से। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया, काफी ये पॉपुलर हो गया था उस समय मामला। और यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा था मेंस में, 2013 के मेंस में। अब देख सकते हैं कि जिस तरह से नोवार्टिस का जो ग्लिवेक का पेटेंट रिन्यू करने का एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया इंडियन पेटेंट ऑफिस ने। और ये इशू यूपीएससी ने पूछा था 2023 के मेंस में। उसी तरीके से जॉनसन एंड जॉनसन का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हमारे हो जाता है। तो यहां पे हमने क्या समझा कि टीबी किस किस प्रकार की होती है, क्या बर्डन है टीबी का, टीबी एमडीआर टीबी कैसे हो जाता है, एसडीआर टीबी कैसे हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, जॉनसन एंड जॉनसन ने क्या क्लेम किया था, ये रिजेक्ट किस ग्राउंड्स पे हुआ, इंडियन पेटेंट एक्ट क्या कहता है, और अगर ये पेटेंट रिजेक्ट हो गया है तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लोग टीबी को क्योर कर पाएंगे। जो लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इस ट्रीटमेंट को, वो अब उसमें से ज्यादा लोग अब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव इस डिस्कशन का। थैंक यू वेरी मच।